नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NPCIL नरोरा के एग्जाम चल रहे हैं नरोरा साइट के साथ में RR यानी कि राउतबाटा साइट की भी वैकेंसी आई हुई है और इसके भी एग्जाम जल्द होंगे। एग्जाम डेट पर और कंप्लीट अलग से वीडियो बनाएंगी। कट ऑफ इसकी पहले से बता रखी है, अलग से एक वीडियो बनाकर जो प्रीवियस कट ऑफ रही थी वो और अभी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उस पर वीडियो बना दिया है। सभी ट्रेड के लिए आप एक बार देख सकते हैं, हमारी NPCIL की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। साइंस के जो इम्पोर्टेंट 200 MCQs हैं उनको करेंगे। MCQ ऐसे नहीं करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर, ये हमारा तरीका नहीं है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जितना हम अपनी तरफ से दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना है। साथ में आपके एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेशली NPCIL नरोरा और RR साइट के लिए ग्रुप है। आप इसे ज्वाइन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने बच्चों के जो भी ग्रुप में मेंबर है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा गया है और वो स्टूडेंट भी आपके साथ शेयर कर पाएगा। यानी कि कम्प्लीटली आपको फुल छूट है। आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। तो ग्रुप का लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। साथ में आपको सब्सक्राइब करना है और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में NPCIL की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें बहुत सारे नॉन टेक के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अभी जो 23 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके अभी क्वेश्चन नहीं मिले हैं। जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए NPCIL के लिए ये आपके लिए थंबनेल है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। और साथ में हमारी एक BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, साथ में NPCIL और इनका सिलेबस सेम होता है। RR साइट आपकी गुजरात वाली साइट, जो NPCIL नरोरा है उसकी साइट, और NPCIL काकरापार, और जितनी भी NPCIL की साइट हैं उन सभी और बार का एक सिलेबस है। तो इसके लिए एक PDF बना रखी है प्री एग्जाम के लिए। इन सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम है, इसलिए प्री एग्जाम पर एक PDF बना रखी है जिसमें जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है। इस PDF में आपको टोटल 200 से ज़्यादा या लगभग 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 200 से 250 के MCQs मिलेंगे। इनका आंसर भी साथ में दे रखा है। तो जैसे ही आपकी एग्जाम की आंसर की आती है हूबहू वैसे ही आपको ये PDF मिल जाएगी। PDF लेनी कैसी है? तो PDF पेड PDF है, आप इसे ले सकते हैं। एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ आप कांटेक्ट कर लीजिए। ये PDF आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी। बहुत ही कम अमाउंट रखी है, आप इसमें से हर कोई बच्चा इसे परचेज करके अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और आप एग्जाम में यानी कि लगभग 60 से 70% सिलेबस आपके एग्जाम में इसी PDF में से आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इसे एक बार समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन क्या होता है? अब देखिए मैं आपको बताऊं तो साइंस में क्या होते हैं, मेथ एथ, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें मेथ एथ प्रोप ऐसे करके होते हैं, है ना। तो ये आपने पढ़े होंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ऐसे करके, मैंने पिछली क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया है। और देखिए इसमें क्या होता है कि आपको पूछा है प्रोपेन क्या होता है, तो ये एक एन ग्रुप के सदस्य हैं। एन ग्रुप में सदस्य में क्या होता है, इनके पीछे एन जुड़ जाता है, मेथेन प्रोपेन आपके एथेन ब्यूटेन, तो ये वाला होता है। अब देखिए प्रोप है तो मेथ होता है एक, यानी कि कार्बन एक, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। तो पहले तो आपको मैं बता दूं 3 कार्बन यानी कि ये वाला होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन दे रखे हैं और किसी में 3 कार्बन नहीं है, है ना। अब देखिए H क्या होता है, H यानी कि हाइड्रोजन। अब देखिए 3 कार्बन है, इस प्रकार से मैं पहले मेथ की बात करूं तो मेथ में देखिए मेथ एथ होता है ना, तो मेथ में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है CH4, ये होता है मेथेन का। यदि आपको मेथेन का पूछे तो CH4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम 3 की तरफ जाते यदि मेथेन का हमें पूछता तो। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है प्रोप का। तो प्रोप में क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, तो 1 2 और 3 कार्बन है। अब देखिए जितने भी खाली जगह है उनमें आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। तो 1 2 3 आपके 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन होंगे। C3H8 इस प्रकार से यदि किसी का फॉर्मूला है तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका प्रोपेन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप मैंने जितना अपना यानी कि जितना मुझे आता है उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे।
है ना। और भी जितने भी इसके फैमिली वाले होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए एसआई मात्रक का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, साइंस के जब भी क्वेश्चन आए तो ये वाला क्वेश्चन आता है। एनपीसीआईएल और बार्क में आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और साइंस में टोटल 20, मैथ में 20 और 10 जीके के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप जीके के 2 से 3 क्वेश्चन भी करते हैं, यानी कि बिना पढ़े तुक्के से सही कर देते हैं, और इसमें आप अच्छा सा स्कोर करते हैं, तो आप प्री को आसानी से पास कर सकते हैं। यदि प्री पास है तो फिर आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एडवांस भी अच्छे से क्लियर होगा, आपका स्किल भी क्वालिफाई हो जाएगा, और साथ में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब देखिए तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान आपको पता है क्या होता है, ये सारी हम इस पर बात नहीं करेंगे। केल्विन हम इस पर कंप्लीट देखिए यहाँ चर्चाएं करेंगी, आई होप मैंने लिखा नहीं होगा। केल्विन इसका होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। सेंटीग्रेड नहीं करना है आपको, इसमें एसआई पूछा है तो आप केल्विन करेंगे, और इन सभी के बीच एक संबंध होता है, वो आपको याद होगा C-100 ऐसे करके, तो वो वाला आप एक संबंध से, यानी कि सेंटीग्रेड को केल्विन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिए। और यदि कोई एसआई मात्रक पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं, करंट की पूछी जाती है, करंट की, धारा की, तो आपको पता होनी चाहिए एम्पियर। ज्योति तीव्रता की पूछी जाती है तो कैंडला होती है, सीडी से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा होती है मोल में, है ना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या किसकी यूनिट होती है। यूनिट ही पूछिए ना, या मात्रक पूछा है तो यूनिट आपको ये ध्यान रखनी है। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है वो एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, और एग्जाम था आपके शायद दिल्ली जो जल बोर्ड का पेपर होता है ना, उसका एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोई सा भी पेपर हो, यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी करेंगे, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस ये छोटा क्वेश्चन है और उसे थोड़ा बढ़ाकर पूछा गया है। अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या है, एक लेंस का पावर दे रखा है -2, यहाँ डी का मतलब क्या है, तो -2D लिखा होगा उसने, तो इसका डी का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो लेंस होता है उसकी जो पावर होती है उसे डी में व्यक्त करते हैं, और डी का मतलब होता है डायोप्टर, इसे लिखा जाता है डायोप्टर, डायोप्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आपके डाईओप्टर, डाईओप्टर ऐसे करके, डायोप्टर या डायोप्टर कैसे भी लिखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आपके डी से डिनोट करते हैं, तो ये वाली आपको बात में ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें क्या है, -2 है, तो ये आपको अब ध्यान रखना है। यदि -2 है तो इसका मतलब है कि वो लेंस कौन सा है, वो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है एक, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी इसमें पूछी जाती है उसकी फोकल जो होती है ना, फोकल दूरी, फोकल जो लंबाई या फोकल दूरी होती है वो पूछी जाती है। तो फोकल दूरी मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है कि पावर या डी बराबर, तो इसमें फॉर्मूला होता है पावर, यानी कि जो डायोप्टर में पावर आती है वो वाली 1/f, यानी कि फोकल जो दूरी है उसको 1/से से किया जाता है। अब देखिए आपको -2 तो दे रखा है, यानी कि पावर दे रखी है, आपको फोकल दूरी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे -2 और इसकी जगह लिखेंगे आपके 1/f। जब आपको f निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2, यानी कि 0.5 ये आती है, माइनस में ही आती है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आई होप यही इसका आंसर है। यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से शायद दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपको फोकल दूरी देकर भी पूछ सकता है किस प्रकार से आपकी क्या आएगी, है ना, तो इस प्रकार से आप डायोप्टर से, यानी कि पावर से फोकल दूरी निकाल सकते हैं, और फोकल दूरी से आपकी पावर जो डायोप्टर में होती है उसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि एक ऐसा तार है उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस आपसे पूछा है कि क्या होगा, जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट 1 एम्पीयर, यानी कि इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अक्रॉस विच वेन आपके 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर उसमें अप्लाई किया जाता है, और 1 एम्पीयर की उसमें करंट यानी कि प्रवाहित होती है, तो क्या होता है। तो अब देखिए V बराबर IR का आपने ओम का नियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए तो कॉमन बात है, हालांकि जो अदर ट्रेड वाले होते हैं उनको ये पढ़ना होता है। तो वोल्ट आपको 2 दे रखा है, एम्पियर 1 है, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जब R की वैल्यू निकालनी है तो 2/1 करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, 2 ओम आपका रेजिस्टेंस आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो वोल्टेज होता है वो आपके वोल्ट में होता है,
जो आपके रेजिस्टेंस होता है वो आपके ओम में होता है, और जो करंट होती है वो आपके एम्पियर में होती है। ये इनकी यूनिट भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर दे रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इसमें याद कर सकते हैं। तो माइक्रोन और सारों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उसे फॉलो कीजिए, याद हो जाएगा। अब देखिए, मापीय उपसर्ग पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेको, आपकी ये सेंटी, मिली, माइक्रोन, ये सब आप इनका प्रतीक दे रखा है। इनको कैसे लिखेंगे और इसकी पावर कितनी होती है, यानी कि इनका मान क्या होता है, 10 की पावर होती है। अब यहाँ आपको माइक्रोन पूछा है, तो देखिए माइक्रोन का फॉर्मूला इस प्रकार से सिंबल होता है, माइक्रोन ऐसे लिखा जाता है, और इसकी जो घात होती है ना वो 10 की पावर -6 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, -6 इसकी पावर होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसे दे रखा है, इसका मान क्या होगा, तो ये यहाँ दे रखा है। यदि पावर में देता तो -6 देता। अब देखिए एक आपको ध्यान रखना है -6, एक दूसरा आपको ध्यान रखना है -3। तो -3 वाला है आपका मिली। तो मिली आपको देखिए इस प्रकार से सिंबल होता है इसका मिली का, और ये होता है 10 की पावर -3। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, +3 वाला ध्यान रखना है। +3 में होता है किलो, तो किलो को इस प्रकार से लिखा है, और ये होती है 10 की पावर 3 किलो में। और 10 की पावर 6 होती है मेगा में, और 10 की पावर 9 होती है गीगा में, और 12 होती है टेरा में। वैसे ही आप नीचे भी नैनो में याद कर सकते हैं, नैनो में 9 होती है माइनस की, ये आपको 10 की पावर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापा जा सकता है। बहुत बार रिपीट हुआ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा होगा। देखिए इसमें क्या है, एक तो होती है जो मोटर होती है ना आपकी, उसकी जो स्पीड नापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो टेकोमीटर आप यूज करते हैं। टेकोमीटर जो होता है ना वो मोटर की गति को नापता है। आपने उसे देखा होगा कि मोटर की सॉफ्टवेयर लगाते हैं और वो गति बताता है कि कितनी स्पीड से आपकी जो मोटर है वो घूम रही है। ये आपकी स्पीड बताता है कि कितनी जो स्पीड है उसकी आरपीएम में बताता है। और दूसरा ये है आपके टेनोमीटर। जो टेनोमीटर होता है ना वो इसका उपयोग करके हम किसी की व्यक्ति की आंखों के अंदर जो प्रेशर है ना उसको माप सकते हैं टेनोमीटर से। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। अब देखिए रोग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने भी पूछा था वर्ष 2022 की वैकेंसी में, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कौन सा जो रोग है वो दूषित जल पीने से होता है। स्कर्वी, हेजा, रिकेट्स या रक्त अल्पता यानी कि इसे खून की कमी बोलते हैं। तो ये जो हेजा रोग होता है ना ये होता है आपकी दूषित जल पीने से। अब देखिए सारी बीमारियों को एक साथ याद कर लीजिए, कौन किससे होता है। तो हेजा होता है भोजन और पानी से। जो टाइफाइड होता है वो भी भोजन और पानी से होता है। पीलिया जिसे हिपेटाइटिस बोलते हैं भोजन और पानी से होता है। और एक और है जो पोलियो होता है वो भी भोजन और पानी, यानी कि इसके माध्यम से वो ये आगे फैलता है। 4 ऐसे याद कर लीजिए। जो स्वाइन फ्लू है ये तो आपको पता ही है, हवा से हवा में फैलता है। और जो होता है टीटेनस ये होता है धूल या लोहे की कणों के संपर्क में आने से, यानी कि जब आपके लोहे की चोट लग जाती है तो आप फटाफट इंजेक्शन लगवाते हैं, वो इसी की वजह से होता है। मलेरिया आपकी मच्छर की वजह से होता है। टीबी हवा से हवा, और आपकी फ्लू जो रोग है ये भी हवा से हवा। तो इस प्रकार से फैलने की ये संचार है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी यदि आपसे उपचार पूछे तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि इतना डीपली कोई नहीं जाता है, तो आप इन एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 70% सिलेबस कवर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। क्या है, CH3 फिर CH2 और OH, ये किसका सूत्र है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, यहाँ मैंने सारे लिखे हैं। इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है और जो सूत्र है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ सारे लिखे हैं। अब देखिए लास्ट जो ALP का पेपर हुआ था ना उसमें शायद ये भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, ये सारे पूछे जाते हैं, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिए। एसिटिक जो अम्ल है CH3COOH या OOH इस प्रकार से लिखा जाता है। जो क्लोरोफिल है उसे CHCl3 से लिखते हैं। मीथेन है जो मैंने अभी शुरू में बताया था CH4 होती है। और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। और चूना पत्थर जो ऑक्साइड है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो है आपकी CaO, जिसे बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ इनमें से कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है यानी कि CO3 होगा और CaCO3 आपको ध्यान रखना है। वाशिंग सोडा वॉशिंग कार्बोनेट यानी कि जब आपको पता है कार्बोनेट पीछे है तो CO3 पीछे होगा, और जो आपकी सोडियम है Na2CO3 आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपकी क्या पूछा गया है कि आपकी CH3CH2OH, तो ये आपके किसका फॉर्मूला है,
रखना है इथेनॉल का फॉर्मूला है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो आपको करना ही है, शेयर करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए रेगुलर क्लासेज लाएंगे। अब देखिए साइंस की आज क्लास होगी, इसके बाद एक क्लास होगी जिसमें मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे। मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी होते हैं, इसलिए कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो आप उन क्लासेज के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में यदि पहली बार जुड़े हैं तो एनपीसीआईएल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे जाकर अच्छे से देख लीजिए, आपके एनपीसीआईएल एग्जाम में बहुत रिपीट क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे। साथ में बीएआरसी की जो लास्ट प्लेलिस्ट है उसे भी अच्छे से देखिए, उसमें भी बहुत सारी क्लासेज लगाई है और साइंस, मैथ और जीके के क्वेश्चन उसमें भी करवाए हुए हैं, आप अच्छे से उसे देख सकते हैं। अब देखिए निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके बार बार आते हैं, एक तो गलफड़े नहीं होते और ये त्वचा से सांस लेने वाला। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। पहले का आपके व्हेल मछली यानी कि जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है, जो आंसर है वो ये है कि निम्न में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते, तो व्हेल में नहीं होते। और दूसरा जो आपके क्वेश्चन है वो है कि त्वचा से सांस लेने वाला, तो ये आपने पढ़ा होगा केंचुआ, जिसे किसान का मित्र बोला जाता है, ये आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो किसान मित्र इसे बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों आप इसे टेबल से याद कर सकते हैं। कौन सा पशु है जो कहाँ से श्वास लेता है, यहाँ पूरा लिखा है श्वसन अंग। केंचुए का आपको पता है त्वचा, व्हेल का होता है फेफड़े, फेफड़े से लेती है। और मकड़ी या बिच्छू है ये फुफ्फुस या फेफड़े, आपको ध्यान रखना है। कॉकरोच होता है ये श्वास नली से। और टेडपोल मछली या झींगा गलफड़े से। और आगे क्या है, मेंढक है जो त्वचा, फेफड़े और मुख गुहा से। और ये उभयचरी स्तनधारी जो मनुष्य आते हैं वो फेफड़े से। तो श्वास लेने की ये आपको ध्यान रखने, यहाँ आपको लिखा गया है, सारे अच्छे से याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको पढ़ना है, यानी कि श्वसन अंग और पशु आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इन 7-8 में से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से क्या रक्त स्पंदन में सहायक है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा होगा ना, उसमें कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन के आपको ध्यान रखना है, यही आंसर होगा। अब देखिए सारे विटामिन का एक साथ कर लेंगे, हालांकि विटामिन का आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, आपने पढ़ा होगा रतौंधी रोग। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स, ये घुटनों और कमी की वजह से होती है। और आपको सूरज की जो ऊर्जा होती है वो लेनी होती है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और विटामिन के भी पढ़ेंगे आगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें। और फॉर्मिक अम्ल, ये एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। यानी कि बस पर अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं और बस रुक जाती है, तो एक व्यक्ति होता है उस पर आगे की ओर धक्का लगता है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई। अब देखिए न्यूटन है, इसने 3 नियम दिए और तीनों नियमों के बारे में हमने जब बीएआरसी के लिए क्लासेज लगाई थी तब उसमें डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया था। अब देखिए बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, क्यों करेंगे, क्योंकि हम सारे जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम के लिए बनाते हैं, तो आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि नॉन टेक पार्ट में साइंस, मैथ, जीके और रीजनिंग, इंग्लिश, यदि ये 5 टॉपिक आ रहे हैं तो हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उन सभी को देखिए। हर एग्जाम, हम एग्जाम स्पेशल नहीं करवाते हैं कि इस एग्जाम के लिए, हम आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये आपके एनपीसीएल, बार्क और जो एग्जाम है एएलपी टेक्नीशियन, उन सभी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में है, आप उनको देख सकते हैं। पहला नियम है, उसमें बोलते हैं जड़त्व का नियम, जो आपने पढ़ा होगा कि कोई यदि वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो ये ऐसा ही हुआ है, पहले नियम का उदाहरण है कि वह गतिमान था, अचानक से ब्रेक लगी तो वो आगे की ओर धक्का खाया, ये जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और तीसरा नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। रॉकेट, और ये आपको ध्यान रखना है, संवेग संरक्षण भी मैंने पहले से करवा रखा है, आप उसे भी पढ़ लीजिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। अब देखिए प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है, तो ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब तरंग पर यदि बात आती है तो तरंग क्या होती है, वो है वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि स्थानांतरित करता है, उसे तरंग कहते हैं। तरंग 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। जो प्रकाश तरंग है वो आपकी अनुप्रस्थ है, और अनुदैर्ध्य भी का एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। अब देखिए क्या है, दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अनुप्रस्थ क्या है, वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है,
यानी कि कणों की जो गति होती है वो ऊर्जा की गति के समकोण होती है। और दूसरी है वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समांतर होती है, यानी कि कण और ऊर्जा एक दूसरे के समांतर चलती है, ये है ध्वनि तरंग। इसका एग्जाम्पल है, और ये प्रकाश वाली इसके समकोण होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी अनुप्रस्थ है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम निम्न में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है? तो ये आपकी प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम के लिए यदि कुछ पूछा जाए तो यहाँ मैंने लिखा है कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना होती है। वह पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पलाडी द्वारा देखा गया। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है राइबोसोम को। ये दो प्रकार के होते हैं, तो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये आप आगे पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए यदि आपको डिटेल से पढ़ने का मौका मिले तो। अब देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो सभी विटामिन है जो यकृत यानी कि लीवर में हमारे संग्रहित होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ लिखे हैं कंप्लीट से कि यकृत विटामिन होते हैं ए डी ई के और B12। कौन कौन से? ए डी ई के और B12, ये जो विटामिन है ये आपकी यकृत में संचित होते हैं। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? विटामिन के, ई, डी, ये सारे दे रखे हैं। यदि B12 भी देता तो वो आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि इनमें से एक देता और कोई दूसरा विटामिन दे देता तब आपको करना है कि ये वाला होता है। समझ गए होंगे ना कि कौन कौन से यकृत में होते हैं? तो ये 4 विटामिन यकृत में संग्रह होते हैं। विटामिन ए की यदि बात करें तो यकृत विटामिन ए का प्राथमिक भंडार अंग है, यानी कि विटामिन ए का प्राथमिक जो भंडार अंग कौन सा है वो विटामिन यकृत है, जो वसा में घुलनशील होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जल में घुलनशील है, कौन से? तो जल में आपको ध्यान रखना है बी और सी है ना, ये जल में है। बी और सी है ना, ये जल में घुलनशील है। और देखिए ए डी ई के, ये आपको ध्यान रखना है किस में है? ये वसा में घुलनशील है। तो ये आपको वसा और जल वाला, ये जल वाला आपकी किस में पूछा गया था? DRDO की जो 7 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों याद कर लीजिए। बी और सी जल में है और ADE के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए क्या कहा गया है यहाँ कि वसा में घुलनशील है ए, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि वसा में आपके घुलनशील है ए, यही तो बताया मैंने, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? यकृत, त्वचा या आहार से विटामिन डी का भंडारण करता है। आगे विटामिन के, यकृत विटामिन के का भंडारण करता है जो वसा में, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कंप्लीट छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसे नए बनाया जा सकता है और नए नष्ट किया जाता है? तो ये आपकी ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण, न तो ऊर्जा बनाई जाती है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आपने पढ़ा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों की ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाए। अब देखिए कार, बाइक जो भी होती है उनमें ब्रेक लगाया जाता है, तो कौन सा गुण ऐसा उपयोग किया गया है जिससे ब्रेकिंग पैड बने या फिर ब्रेकिंग का नियम बना है? तो देखिए घर्षण का जो आपने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा होगा ना, यानी कि घर्षण की लाभ हानि, तो घर्षण का जो लाभ होता है उसका सकारात्मक प्रभाव होता है, उसे यूज करके हमने ब्रेकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के लाभ हानि, ल्यूब्रिकेशन, ये आपके ALP में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है? एम्फोटेरिक नेचर ये क्या होती है? तो इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो आपके एग्जाम्पल 3-4 फिक्स है, जिसमें आपकी ZNO जिंक ऑक्साइड जो होती है, जिसमें भी पीछे आपके लगभग ऑक्साइड आए, तो वो आपके ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब होता है ये एसिड और बेस से लगभग समान नेचर से जो होता है, यानी कि क्रियाएं करते हैं। एसिड और क्षार दोनों होते हैं ना, उनसे लगभग सेम रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? तो देखिए एल्यूमिनियम है, इसे आप आसानी से नहीं काट सकते। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इन तीनों को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो पारे के तापमान यानी कमरे के टेम्परेचर पर आपकी द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड में पाया जाता है? तो ये Hg यानी कि पारा होता है, मरकरी, जो आपकी कमरे के टेम्परेचर पर आपको नॉर्मली
यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन कितना होगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये वस्तु है ए, ये यहाँ से चली और यहाँ से चली और चली नहीं, यानी कि यहीं तक है, तो उसकी न तो दूरी है, कुछ दूरी भी शून्य है और विस्थापन भी शून्य है। अब मैं कहता हूँ कि ये वस्तु ए यहाँ से चली बी तक 5 मीटर और बी से चली ये आपकी 2 मीटर आपकी, तो इसका विस्थापन बताइए। तो विस्थापन इसका क्या होगा, विस्थापन इसका ये वाला होगा। विस्थापन होता है वह न्यूनतम दूरी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि ये ए वस्तु यहाँ से चली, यहाँ गई, फिर वापस यहाँ आ गई, तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो हम कहेंगे विस्थापन 0 है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट यदि एक है तो वस्तु की जो न्यूनतम दूरी या विस्थापन है वो भी आपकी क्या होगा, तो हम कहेंगे वो आपकी 0 होगा। तो इसमें कहा कि वस्तु चली ही नहीं है, यानी कि उसकी दूरी 0 है, तो उसका जो विस्थापन है वो भी 0 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी कि एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपके पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। एक का होता है 1/2 mg² और एक का होता है आपकी mgh। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होगा। फॉर्मूले से क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा रखे हैं, आप पुराने वीडियो देखेंगे तो सीखेंगे। इसमें क्या है, किस पर निर्भर करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, यानी कि मास और वेलोसिटी पर। 1/2 mv², यानी कि मास और वेट पर आपकी ये वाली डिपेंड करती है, और ये वाली mgh है, यानी कि आपकी मास और हाइट पर डिपेंड करती है। और ग्राम जो जी आपको वैल्यू देगा 9.81 दे सकता है, या फिर 10 इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यदि आपको पूछा है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये द्रव्यमान और वेग पर, आप जैसा कि फॉर्मूले में देख सकते हैं, उसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्ट से कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। अब देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है। उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या आगे क्या है कि उनकी आणविक द्रव्यमान की, उनकी परमाणु द्रव्यमान की, यही आपका आंसर है कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसके बढ़ते क्रम में। अब मैं आपको कहता हूँ कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन है, आपके सोडियम है। तो ये आपकी क्या है, इसका जो द्रव्यमान है बढ़ता जा रहा है। द्रव्यमान आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो चक्कर लगाती है। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसे द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे वैसे वैसे आपका द्रव्यमान भी बढ़ता जा रहा है। तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उनको सेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ी। क्लास बड़ी हो रही है लेकिन आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है। अब देखिए क्या है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में। अब देखिए मैं आपको सेल और बैटरी का यदि चैप्टर पढ़ाऊँ ना, तो इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होती है ना सेल और बैटरी दोनों में, ये क्या होती है, किस में शामिल होती है, तो ये आपकी रासायनिक केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में ही स्टोर करते हैं। सेल और बैटरी यदि किसी ऊर्जा को सेल अपने अंदर जो स्टोर करता है वो कौन सी फॉर्म होती है, तो मैं कहूँगा रासायनिक या केमिकल फॉर्म में एक दूसरे में स्टोर करते हैं। तो सेल में केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और ये होता है स्त्रीकेसर। दूसरा वाला भी याद लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये आपका आंसर है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये आपके प्रजनन के लिए फूलों के अंग होते हैं। अब क्या है, एक पौधे में निम्न में से एक बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजाणु होता है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस टेलीग्राम पर मैसेज करना है। 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। आपको किसी भी एग्जाम में, यानी कि एक बार रिवाइज करके आपको एग्जाम देने जाना है, बहुत कुछ सिलेबस सेम मिल जाएगा। मैंने पिछले जो 2020 से लेकर 2024 तक जो ITA बेस्ड एग्जाम हुए हैं उसमें नॉन टेक के जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन शामिल किए हैं। मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी जीके हो, सभी के लिए वही आपका पीडीएफ कॉमन है। आप उस पीडीएफ को पढ़िए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और शेयर सब्सक्राइब करना है, हमें मोटिवेट करते रहिए। और आपके लिए NPCL नरोड़ा राउतपाटा साइट के लिए रेगुलर क्लासेज होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।